हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेमानी मोहब्बत कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताते रहें। आज हम सुनने जा रहे हैं 531वां एपिसोड। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं बेमानी मोहब्बत। चंदन ने कल शुभम और मानव को नंबरों की जांच करने के लिए भेज दिया था। उसके बाद वो लोग वेट कर ही रहे थे, तभी चंदन के मोबाइल पर शुभम का मैसेज आया। शुभम ने अपना काम करके मैसेज उसे भेज दिया था और इधर चंदन ने जैसे उस मैसेज को देखा और उसके अंदर उस जानकारी को देखा तो उसका चेहरे का रंग थोड़ा थोड़ा पीला होना शुरू हो गया था। तभी उसने सही से युवराज की ओर देखा। युवराज भी जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ होगा। उसकी आंखों में देखकर चंदन ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, भाई उसका कहना है कि वो जानकारी एकदम सही है और उसने साथ में एक जानकारी और दी है। इतना कहकर चंदन रुक गया, जैसे युवराज के रिएक्शन के बारे में इंतजार कर रहा था। तभी युवराज ने उत्सुकता से पूछा, क्या चंदन? तभी उसकी उत्सुकता को देखकर चंदन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मानव ने मुझे बताया है कि ये दोनों नंबर चांदनी चौक से जो TIO स्टोर है वहां से एक्टिवेट हुए हैं। युवराज की आंखों में नई चमक उभर आई। ऐसा लगा कि जैसे किसी गहरे अंधेरे में से उसे एक हल्की सी किरण दिखाई दी। उसकी सांसों की लय बदली हुई थी और अब वो एक नई उम्मीद के साथ आगे बोला, चंदन, सुबह होते ही हमें चांदनी चौक जाना होगा। पता लगाना होगा कि उस जाली ID पर सिम कार्ड किसने खरीदे। अब वहीं से कुछ पता चल सकता है कि हमारा दुश्मन आखिर है कौन, आखिर किसने खरीदे थे वो सिम। तब युवराज ने झटके से दीवार की घड़ी की ओर देखा और उसने महसूस किया कि अभी तो सुबह का दिन होने में सिर्फ 4 घंटे ही बाकी थे। उसकी जो नजरें थी वो एकदम पर घड़ी की सुई पर टिक गई, जैसे वो हर सेकंड यही सोच रहा था कि वो जल्दी से सुबह हो और वो चांदनी चौक निकल जाए। तभी चंदन ने एज मच एज पॉसिबल मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, भाई आपने कल से कुछ खाया नहीं और कल से अब तक इतना कुछ हो गया है और अभी भी देखो अगला दिन आने को हो गया। आप पहले कुछ खा लीजिए। असल में तो चंदन बेचारा खुद भी भूखा था। वो ये तो सीधे युवराज से कैसे कहता कि उसे खुद भूख लगी हुई है और उसके लिए कुछ मंगवा ले। और युवराज भी महसूस कर रहा था कि चंदन भी बेचारा भूखा ही है। उसने उसकी आंखें पढ़ ली थी। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है चलो खाना खा लेते हैं, उतने में सुबह भी हो जाएगी। युवराज की बात सुनते ही चंदन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं अभी ऑनलाइन टेबल बुक कर लेता हूँ, कैपिटल होटल चलेंगे। युवराज ने सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों अपनी अपनी कुर्सी से उठे और ऑफिस के दरवाजे की ओर चले गए। ऑफिस बिल्डिंग पूरी तरह से शांत थी। रात का वक्त था और सारा स्टाफ अपने घर पर था। ये 2 ही लोग थे जो ऑफिस में काम कर रहे थे और उनको ये पता लगाना था कि उनकी जो साजिशें हो रही है आखिर उनके पीछे कौन है। तभी वो लिफ्ट की ओर बढ़े। वहां पर भी एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। लिफ्ट में दोनों खड़े हुए और युवराज गलियारों में वीरानगी को देखकर मुस्कुराने लगा। चंदन ने उसे यूं अकेले मुस्कुराते हुए देखा। उसे समझ नहीं आया कि युवराज ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है। तभी उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई, आप इस तरह देखकर मुस्कुरा क्या रहे हैं? क्या आपको कुछ याद आ गया? युवराज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, अरे कुछ नहीं चंदन, बस इस माहौल को देखकर हंसी आ रही है। देखो दिन में यहाँ कितनी भीड़ होती है, सब जगह पैसा पैसा और पता नहीं चर पर की कितनी आवाजें चलती रहती हैं, लेकिन अभी देखो कितनी शांति है। युवराज यही सोच रहा था कि उनकी जिंदगी कैसी हो गई है। पूरे दिन भाग दौड़ भरी जिंदगी और रात को भी आराम नहीं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। चंदन को भी बात युवराज की कुछ हद तक ठीक ही लगी, क्योंकि दिन में तो पूरा स्टाफ होता है, थोड़ी थोड़ी अगर कोई
खुसर पुसर की आवाज भी करे तो पूरे माहौल में अशांति फैल जाती है। उसने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ भाई, आप कह तो सही रहे हैं। इंसान पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है, लेकिन जाते समय ये पैसा भी उसका कुछ नहीं कर सकता। आखिर में जाना तो खाली हाथ ही है। युवराज ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया और बोला, यही तो मैं कहना चाहता हूं। पैसे के पीछे मत भागो, अपने और अपनों की सेहत के पीछे भागो। बस उनका ख्याल रखो। पैसा तो आज है, कल नहीं हो, कोई पता नहीं है। लेकिन अपनों का ख्याल रखो, अपनों के साथ रहो। अगर वो स्वस्थ होंगे तो आपके साथ हमेशा रहेंगे। तभी इतनी ही देर में वो लोग दोनों नीचे आ गए थे। 10वें मंजिल से नीचे आना कोई आम बात नहीं थी। उनको तो यही लग रहा था कि कहीं वो लिफ्ट के अंदर इतना बैठे रहे। और इसके बाद वो फ्लोर पर आ गए थे और जैसे ही दोनों बाहर निकले, युवराज की नजर सामने लैब के दरवाजे पर पड़ी। वहां अभी भी लाइट चल रही थी। वो एक पल को ठिठक गया। तभी उसे याद आया कि ईशांक और आभास भी तो अभी भी यहीं होंगे। शायद वो पूरी रात उस फॉर्मूले पर काम कर रहे हो और जाहिर है उन्होंने अभी भी कुछ भी ना खाया हो, इसीलिए तो लैब की लाइट जल रही है। इसका मतलब पक्का पक्का हो गया था कि ईशांक और आभास अभी भी यहीं पर है। तभी युवराज ने बिना समय गवाए चंदन से कहा, चंदन रुको, एक काम करो, लैब में ईशांक और आभास काम कर रहे होंगे, तुम अंदर जाकर उन्हें बुला लो। मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा, तो वो भी हमारे साथ खाना खाने चलेंगे। उनसे ये कहो कि मैं उन्हें बुला रहा हूँ और तब तक मैं पार्किंग में जाकर गाड़ी के पास चलता हूँ। और तुम लोग लेट मत करना, जल्दी आ जाना। चंदन ने सिर हिलाया और सीधा लैब की तरफ चल पड़ा। वहीं युवराज धीरे धीरे पार्किंग की ओर जाने लगा। उसकी चाल में शांति थी, लेकिन आंखों में तूफान था। यह सिर्फ खाना खाने का समय नहीं था और उसे कुछ और भी काम करने थे। चंदन जैसे ही लैब के पास पहुंचा, उसने धीरे से दरवाजा खोल लिया और अंदर की रोशनी, कंप्यूटर की स्क्रीन से आती झिलमिलाती नीली रोशनी और दो लोग जो बीच के अंदर बैठे हुए थे, अपने काम को बड़े तल्लीनता से कर रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है और क्या नहीं। तभी चंदन धीरे धीरे करके उनके पास भी पहुंच गया, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता चला कि उनके पीछे से चंदन आ गया है। वो अपने काम में इतने मगन थे। तभी चंदन ने उनको आवाज देकर कहा, अरे ईशांक और आभास, आप लोगों को युवराज भैया बुला रहे हैं, बाहर चलिए, हम सब खाना खाने चलते हैं। जैसे ही ईशांक और आभास को चंदन की आवाज सुनाई दी, वो दोनों एकदम पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर जैसे ही चंदन ने दोबारा रिपीट किया कि उनको खाना खाने उनके साथ चलना है, ये सुनकर तो ईशांक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अरे आपने ये बहुत अच्छा किया, वरना तो भूख में तो दिमाग काम करना ही बंद कर रहा था। लेकिन आभास अभी भी तैयार नहीं था। वो यही सोचे जा रहा था कि युवराज उनको साथ लेकर कैसे जा सकता है। एक कंपनी का सीईओ और अपने एम्प्लॉयज के साथ इतना घुलन मिलनसार इतना कैसे हो सकता है। वो कुछ अलग ही अजीब फीलिंग्स लिए हुए था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तभी वो ईशांक से आंखों ही आंखों में इशारा करके पूछ भी रहा था कि वो लोग वहां युवराज के साथ खाना खाने जाएं या नहीं। चंदन भी उन दोनों की तरफ ऐसे ही देख रहा था। वो भी ये जानना चाह रहा था कि ये दोनों इतना क्या सोच रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, खाना खाने की तो बात है। क्या वो लोग एक साथ में खाना भी नहीं खा सकते? अब क्या करेंगे ये दोनों? क्या युवराज के साथ खाने पर जाएंगे या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना। दोस्तों, 532वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही चंदन ने अब ईशांक और आभास को कहा कि वो लोग भी उनके साथ खाने के लिए जा रहे हैं। आभास को तो यही लग रहा था कि युवराज उसे और ईशांक को क्यों खाने पर बुला रहे हैं। ऐसा उनके साथ कोई उनका रिलेशन भी नहीं था और अभी 2 ही दिन तो उन्हें ऑफिस में आए हुए थे। युवराज उनके साथ इतनी नजदीकियां क्यों बना रहा है? लेकिन उसे कहां पता था कि युवराज तो बस इंसानियत के नाते उनको लेकर जाना चाहता था। तभी चंदन ने कहा, अरे आभास भाई, क्या हुआ? क्या आप नहीं जाना चाहते? तभी आभास को लगा कि शायद अगर वो नहीं जाएगा तो कहीं युवराज नाराज ना हो जाए। तभी उसने जल्दबाजी में कहा,
अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, चलिए चलते हैं। तभी वो लोग जल्दी से बाहर आ गए और युवराज की गाड़ी में आकर बैठ गए। युवराज उनका वेट कर ही रहा था। युवराज ने वहां आते ही चंदन से पूछा, चंदन, इतना टाइम क्यों लगा दिया? चंदन ने कहा, कुछ नहीं भाई, ईशांक और आभास अपना काम खत्म कर रहे थे और अधूरा ये छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए 5 मिनट फालतू लग गया। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी सड़क पर निकल पड़ी। रात पूरी सुनसान थी। बीती रात उनके लिए एक बात सी हो चुकी थी। ईशांक और आभास अपने हल्के मुस्कान के साथ उसके बात पर सिर हिलाते हुए आगे चले गए। ईशांक और आभास अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आज वो एक पोर्श जीटीएस में बैठे हैं। उन्हें वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही थी। उनको एक सुकून मिल गया था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी गाड़ी में कभी बैठेंगे, लेकिन आज बैठ गए थे। युवराज रियर व्यू मिरर में उन दोनों को देखे जा रहा था। तभी युवराज ने कहा, आभास, क्या बना अभी तक? कुछ तैयार हुआ क्या? युवराज के इस प्रश्न से ईशांक और आभास की तंद्रा एकदम से टूट गई। जो वो सोचते जा रहे थे उनका ध्यान उस तरफ से हट गया और युवराज की तरफ आ गया। तभी कुछ पल की चुप्पी के बाद आभास ने धीमी आवाज में कहा, सर, फॉर्मूला तो हमने बना लिया, मगर। युवराज ने अपने बोहे चढ़ाते हुए कहा, मगर क्या आभास? आभास ने हिम्मत जुटाकर कहा, मगर वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। हम उसकी गोलियां अभी तक बना नहीं पाए। कैलकुलेशन की प्रोसेस में बार बार विस्फोट हो रहा है। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो हमसे चूक हुई है, कोई तो गड़बड़ है कि हम उसकी गोली क्यों नहीं बना पा रहे। गाड़ी में कुछ पल के लिए शांति सा माहौल छा गया। फिर अचानक युवराज हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब लिक्विड बन जाता है तो गोलियां भी बन जाएगी। वक्त लगेगा लेकिन होगा जरूर। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। ईशांक और आभास की आंखें चमक गई। उनके मन में जो डर था अब वो बिल्कुल अलग खत्म हो गया था, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे पर विश्वास करने लायक हो गए थे। लेकिन वही गाड़ी की हेडलाइट शहर की खाली सड़कों पर लंबी छायाएं बना रही थी और युवराज का मन किसी और ख्याल में डूब चुका था। वो सोच रहा था, क्यों नहीं दोनों की बात राधिका से करवा दूं? आखिर ये फॉर्मूला अभी भी उसी ने विकसित किया था। शायद वो सही रास्ता दिखा सके। उसके मन में ये ठान लिया था कि शायद सुबह होते ही अगर वो फॉर्मूला नहीं तैयार हो पाया, उससे गोली नहीं बन पाई, तो राधिका की उनसे वो बात करवाएगा। ये सोचते सोचते उसने कहा, चलो एक काम करते हैं, जब हम खाना खाकर लौटेंगे तो मैं तुम दोनों की बात उस लड़के से करवा दूंगा जिसने ये फॉर्मूला तैयार किया था। वो तुम्हें बताएगी कि कहां पर दिक्कत आ रही है और कैसे उसे सुलझाया जा सकता है। आभास और ईशांक को कुछ क्षणों के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि युवराज इतने सादगी और भरोसे से बात कर रहा था, लेकिन साथ ही उनको हैरानी भी हो रही थी। युवराज का सुझाव देखकर पहले तो उन्होंने बताया था कि गोली बनाने में फेल हो गए, तो युवराज ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी। अब इतने प्यार से बातें कर रहा था। यह ऐसा मूड उनके समझ से परे था। तभी आभास ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। सच में अगर वो थोड़ा सा गाइड कर दे तो हम इसको जल्दी बना लेंगे। गाड़ी अब भी शहर के दिल कनाट प्लेस की ओर बढ़ रही थी। रात के रफ्तार के चुपचाप दौड़ती गाड़ी में भीतर एक सुकून भरी ऊर्जा थी। हर किसी के चेहरे पर बड़ा ही शांत माहौल था और एक दूसरे से मुस्कुराकर सभी बातें कर रहे थे। तभी गाड़ी राजधानी के कैपिटल होटल की ओर चली गई। होटल की भव्यता, इमारत और दूर से ही रॉयल रोशनी से चमक रही थी। गेट के पास पहुंचते ही दरबार ने सलाम ठोका और गाड़ी को पार्किंग की ओर ले गए। युवराज ने गाड़ी का इंजन बंद किया। सभी को बाहर निकलते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और वहां ऊपर की तरफ जाने लगे। गाड़ी से उतरते ही चारों की निगाहें होटल की ऊंचाई, चमचमाते कांच के दरवाजे और भीतर से आती हल्के हल्के मधुर संगीत की धुन पर टिकी हुई थी। अंदर प्रवेश करते ही एक सुखद ठंडक ने उन्हें घेर लिया। लॉबी की शांति, चारों ओर गुलाब और लिली के फूलों की सौंधी सौंधी खुशबू, बगल में बज रहा पियानो का मधुर संगीत जैसे कुछ देर के लिए तनाव को उनका खत्म कर गया था। चंदन सबसे आगे था।
उसने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और होटल के रिसेप्शनिस्ट को वो मैसेज दिखाया जिसमें ऑनलाइन बुकिंग का कंफर्मेशन था। रिसेप्शनिस्ट ने वो एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत किया और फिर एक वेटर को इशारा किया। वेटर ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और कहा, सर प्लीज, आपकी टेबल तैयार है। उसके बाद वो वेटर उन चारों को लेकर उस टेबल की ओर चला गया। होटल के अंदरूनी हिस्से की भव्यता देखते ही बनती थी। दीवारों पर झूमर की रोशनी के नीचे लगे पेंटिंग्स और कांच की सजी हुई अलमारियां जिनमें प्राचीन कलाकृतियां लगाई हुई थी। होटल के अंदर से बड़ी ही एथनिक चीजें दिखाई दे रही थी। वेटर टेबल नंबर 7 पर जाकर रुक गया और उसके साथ ही उसने चारों को इशारा किया कि उनका टेबल यही है। उसके बाद वो मेनू कार्ड लेने के लिए वहां से चला गया। कुर्सी पर बैठते ही सब लोगों को बड़ी ही शांति महसूस हो रही थी। चंदन बड़ा ही खुश था। तभी चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, यहाँ का एम्बियंस तो सच में कमाल का है। युवराज ने भी सिर हिलाकर उसकी बात की हाँ में हाँ मिलाई। उसको भी अंदर का जो एम्बियंस था वो बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन इशाक और आभास अभी भी हैरान थे। वो आज तक इतने बड़े होटल में कभी आए नहीं थे। वो मिडिल क्लास फैमिली से थे और इतना बड़ा होटल कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो अपनी किस्मत पर गौर कर रहे थे क्योंकि उनकी किस्मत ने ही उनको एक सीईओ के साथ इतने बड़े होटल में खाने पर बुला लिया था। ये सब उनकी किस्मत का ही कमाल था, नहीं तो वो कभी भी ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाते। इतनी देर में वो वेटर वापस आ गया और उसने मेनू कार्ड वहीं पर रख दिया। तभी युवराज ने सबसे पहले मेनू कार्ड को देखा और उनसे पूछा, अच्छा, आप लोग क्या क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? क्या खाना पसंद करते हैं? देखो, घबराना नहीं है, जो खाना चाहते हो वो खा सकते हो। तभी चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, डर किस बात का है? अगर आप साथ हैं तो सब कुछ ठीक ही तो है। और मैं तो आज अपना मनपसंद यहाँ ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा बनाते हैं। तभी उसने अपने मनपसंद खाने के बारे में बताया। देखो, मैं तो बटर चिकन नान और मलाई कोफ्ता खाऊंगा। ईशांक और अब्बास, तुम देख लो, तुम क्या खाना पसंद करोगे? वो दोनों बड़े असमंजस में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ऑर्डर करें, लेकिन वो बड़ा ही हल्का फुल्का खाना चाहते थे। ज्यादा हैवी खाना भी नहीं खाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अभी भी जाकर वहां पर काम करना था। अगर वो ज्यादा खा लेंगे तो जाते ही उनको नींद भी आ जाएगी। तभी उन्होंने कहा, हमें कुछ हल्का फुल्का ही चलेगा, आप लोग देख लेना, हम खाएंगे इंडियन ही। लेकिन तभी आभास बीच में बोल पड़ा। आभास ने ऐसी बात कही जिससे सभी फिर से चौंक गए। ऐसा क्या कहा था आभास ने? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 533वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ईशांक बता रहा था कि वो इंडियन खाना पसंद करेंगे, लेकिन ईशांक ने ध्यान नहीं दिया कि उसने एक बार भी आभास की राय तो जानी ही नहीं कि आभास क्या खाना चाहता है। उसके मन में जो आया और उसने बोल दिया था। लेकिन तभी आभास ने ऊंची आवाज में कहा, ईशांक, मैं तो चाइनीज ट्राई करना चाहता हूं। तभी ये सुनकर सभी एकदम से चौंक गए। उनको ये बात कुछ थोड़ी सी अजीब सी तो लगी, लेकिन युवराज मुस्कुरा रहा था। उसे पता लग गया था कि ईशांक ने कंबाइंड दोनों की सोच कैसे मिल सकती है। ईशांक को जो अपनी पसंद बतानी थी, उसने आभास की पसंद क्यों बताई? आभास की आखिरकार ऐसी पसंद थी ही नहीं। तभी युवराज ने माहौल को ठंडा करने के लिए कहा, अरे आभास, क्या तुम भी चाइनीज खाते हो? चलो, अच्छा है। उसके बाद युवराज ने वेटर की ओर देखा और वेटर तुरंत समझ गया कि सबका ऑर्डर वो ले और अपने काम में लग जाए। तभी उसके बाद उसने धीरे धीरे सबका ऑर्डर ले लिया और वहां से चला गया। कुछ ही देर के बाद एक दूसरा वेटर आया। वो सबसे पहले पानी के ग्लास और छोटे प्लेट अपने साथ लेकर आया था। उसने धीरे धीरे एक एक प्लेट को नैपकिन के साथ साफ करके सजाना शुरू कर दिया था। पानी उनके ग्लासेस में डाल दिए गए थे। थोड़ी ही देर में संगीत की धुन भी बड़ी मधुर हो गई थी। लगातार सिंगर अपने काम में जुटे हुए थे। पुराने रोमांटिक गाने चल रहे थे। संगीत की मधुरता में माहौल को और भी अधिक सजीव बना दिया था। युवराज ने थोड़ा झुककर अपनी कुर्सी पर हाथ फैलाते हुए कहा, दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यही है। आपके पास ऐसे लोग हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े हों। मैं खुशनसीब हूं
कि तुम लोग मेरे साथ हो। युवराज को आज बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद आज वो इस तरीके से किसी बड़े होटल में खाना खाने के लिए आया था, नहीं तो आए दिन उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। तभी चंदन ने युवराज की बात को पूरा करते हुए कहा, भाई हम सब तो एक परिवार हैं और परिवार कभी नहीं टूटता। आप हम पर विश्वास बनाए रखें, हम ऐसे ही काम करेंगे। ईशांक और आभास में मुस्कुराने लगे। उनको लग तो रहा था कि वो भी इस बात में कुछ बोले, लेकिन उन्हें लगा कि शायद अभी ना ही बोलना ठीक रहेगा। और उसके बाद एक वेटर एक ट्रॉली लेकर वहां पर आ गया, जिसमें धुआं उठते गर्मागर्म पकवानों की महक ने वातावरण को और भी लजीज बना दिया था। वेटर ने एक एक करके सबकी प्लेटें परोस दी। युवराज ने सबसे खाने के लिए इशारा किया और कहा, चलो अब पेट पूजा की जाए, लग जाओ खाने में। और फिर सब खाने में मग्न हो गए। होटल के आलीशान माहौल में टेबल नंबर 7 पर बैठे चारों लोग उस खाने का आनंद ले रहे थे। गर्मा गर्म नान की खुशबू, मसालेदार शाही पनीर की भाप और साथ में नींबू पुदीने की ताजगी से भरी चटनी, सबका मन बिल्कुल खुश हो गया था। चंदन, ईशांक और आभास की आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी, मानो कई दिनों के बाद उन्हें कोई सुकून मिला हो। युवराज आज बहुत शांत था, हल्के मन से खाना खा रहा था। हालांकि उसके मन में गहराइयां से कुछ चीजें उथल पुथल मचा रही थी, लेकिन वो यही समझ रहा था कि अभी कुछ समय उसे शांत रहना चाहिए और खाने का आनंद लेना चाहिए। खाना इतना स्वादिष्ट था कि चारों अपने अपने खाने में खो ही गए। आभास एक निवाले को धीरे धीरे चबाकर खा रहा था, जबकि ईशांक ने 2 बार मिक्स वेज और तंदूरी रोटी का ऑर्डर दोहराया। चंदन ने मजे लेकर रायते के साथ चावल खा लिए और बीच बीच में युवराज की ओर देखकर मुस्कुरा भी रहा था। शायद इसलिए कि तनाव भरे माहौल के बीच अब उन्हें इस तरह का भोजन करके बड़ा ही संतुष्टि मिली थी। लेकिन तभी युवराज ने अपने प्लेट में आखिरी निवाला उठाया और आंखें हल्के से होटल की लेबी की ओर घुमाई। उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वो अजनबी होटल की लॉबी में गुजर रहा था, मगर युवराज ने एक पल के लिए उसके अजनबी नहीं लगा। उसके अंदर जैसे बिजली सी कौंध गई। उसकी सांसें एक पल को लिए थम गई और हाथ में रखा निवाला प्लेट में ही छूट गया। उसकी नजरें उस आदमी के चेहरे पर अटक गई थी। उस आदमी की चाल, उसके कंधों पर लटकती जैकेट, उसके गर्दन के नीचे उभरी हुई एक पुरानी चोट का निशान, ये सब युवराज को किसी एक ऐसे आदमी की याद दिला रहा था जिस आदमी को वो कभी भूल नहीं सकता। वो आदमी वही था, हाँ वही, जिसने खुद अपने हाथों से उसे मारा था। उसकी यादें एक क्षण के लिए तरोताजा हो उठी और वो यही सोच रहा था कि वो आदमी यहाँ पर कैसे हो सकता है। तभी उसके होठ अपने आप बदबुदाने लगे। ये यहाँ कैसे हो सकता है? उसका माथा पसीने से भीगने लगा था। उसे लगा कि शायद उसकी कोई सपना ही है, एक भ्रम है। पूरी रात उसी के बारे में सोचते सोचते कहीं उसका मन उसे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। लेकिन नहीं, ये कोई सपना नहीं था। जो सामने था वो बिल्कुल सादृश्य था, वही दिखाई दे रहा था जो सामने था। वो आदमी चल भी रहा था, घूम फिर भी रहा था, बिल्कुल जो नॉर्मल तरीके से, किसी ग्राहक की तरह। युवराज ने अपनी आंखें मसल मसल कर फिर से दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने अपनी आंखें मसल कर फिर से देखा, वो वहां पर नहीं था। वो धीरे धीरे लॉबी से निकलकर बाहर की ओर चला गया था। युवराज की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। तभी उसे लगा कि शायद उसे एक बार जाकर उसे देखना चाहिए। अभी तो उसके आंखों के सामने था, लेकिन एकदम से चला कहां गया? वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। वो तुरंत कुर्सी से उठा और उसकी निगाहें लगातार उसको खोज करने की कोशिश में लगी हुई थी। वो वहां से बाहर निकल चुका था। उसके पास इतना समय नहीं था। वो जानता था कि अगर वो एक पल भी यहाँ पर रुकेगा तो शायद वो आदमी उसके हाथ से निकल जाएगा। तभी वो लगातार आसपास ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने फिर आगे लॉबी में भी देखा, लेकिन वो आदमी लॉबी में नहीं था। युवराज को तुरंत वो बात माइंड कर गई कि शायद वो आदमी अपनी गाड़ी लेने के लिए पार्किंग में गया होगा। तभी वो जल्दी से पार्किंग की ओर दौड़ा। उसकी नजरें उस आदमी को खोज रही थी। उसने देखा कि वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था, पार्किंग से निकलने ही वाला था। युवराज भी झटपट अपनी गाड़ी की ओर भागा, दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट कर दिया।
अनजाने में ही उसने महसूस ही नहीं किया कि एक बार भी उसने उसे पूरी तरीके से देखा नहीं था और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। गाड़ी लगातार और रफ्तार पर बढ़ती जा रही थी। वो उस सड़क पर दौड़ते जा रहे थे, युवराज उसके पीछे पीछे, और वो आदमी की गाड़ी अपनी गाड़ी में लगातार आगे चल रहा था। उसकी गाड़ी की रफ्तार उसने बढ़ा दी, लेकिन जैसे किस्मत उसका साथ कोई खेल खेल रही थी, बीच में ही ट्रैफिक के रेड सिग्नल पर मोड़ पर धीमे चलती हुई टैक्सियों की कुछ दिक्कतें उसे गति को बाधित कर रही थी। हर मोड़ पर उसे लगता कि शायद वो उसे देख नहीं पाएगा, शायद वो उसे छूट जाएगा। उसकी आंखें बार बार सामने उस गाड़ी पर ही टिकी रही, जिसकी टेल लाइट अब रात के अंधेरे में एक जलती हुई उम्मीद की तरह दिख रही थी। लेकिन तभी एक रेड लाइट पर वो गाड़ी रुक गई। युवराज ने भी तेजी से अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए और जैसे ही गाड़ी रुकी, उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकलकर उस गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस गाड़ी का दरवाजा खींचा और जैसे ही उसने उस गाड़ी का दरवाजा खींचा, वो आदमी भी उसे देखकर चौंक गया। उसे नहीं पता था कि ये इंसान कौन है और ये कहां से आ गया है। तभी युवराज ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो इतना ताकतवर था, हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही युवराज की नजर उसके चेहरे पर गई, वो एकदम से चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा एकदम से क्या हो गया था? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या युवराज उसे कोई अब नुकसान पहुंचाएगा या नहीं? और आखिर कौन था ये आदमी जिसे देखकर युवराज उसके पीछे चल पड़ा था? जानने के लिए जुड़े रहिए बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दें। 2000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आप लोगों के लिए नई कहानी लेकर आ रहा हूं। तो जाइए, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, 534वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही युवराज ने उसका गर्दन अपनी तरफ किया और उसका चेहरा देखा, युवराज को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने उस आदमी को होटल में देखा था, लेकिन जो गाड़ी में बैठा था वो आदमी वो था ही नहीं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया और वो इतना हड़बड़ी में और तेजी में क्यों उसके पीछे भाग रहा था। कहीं उसे कोई धोखा तो नहीं दिया गया। तभी उसके होठ अपने आप बुदबुदाने लगे। ये तो वो नहीं है। वो व्यक्ति भी बेचारा डर से कांप रहा था। उसका चेहरा भी अलग हो गया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है और किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन युवराज ने देखा कि वो उसी तरीके से स्टाइलिश कपड़े पहनता है और उसकी चाल भी बिल्कुल वैसे ही थी। चेहरा भी बिल्कुल लगभग ऐसा था, लेकिन कुछ अलग था। अब उसे देखकर युवराज का चेहरा अजीब सा हो गया था। उसे हताशा नजर आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वो क्या था। क्या वो वाकई में एक सपना था? लेकिन इतनी गहराई से वो भ्रम कैसे हो सकता है? वो चोट का निशान, वो चाल, वो जैकेट, सब कुछ हूबहू वैसा ही उस आदमी ने कैरी किया हुआ था जैसा वो अपने ख्यालों में था। उसने गहरी सांस ली और उस आदमी से माफी मांगते हुए उसने कहा, माफ कीजिए, मैं किसी और को सोच रहा था। तभी उस गाड़ी वाले ने कहा, अरे भाई साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं जब से होटल से निकला था तब से ही नोट कर रहा था कि आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे है। मैंने बहुत बार टालने की भी कोशिश की, लेकिन आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई थी। मैं तब से यही समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई। मेरा तो इस शहर में कोई दुश्मन भी नहीं। आखिर कौन है जो ये मेरे पीछे गाड़ी लगा रहा है? और आपने तो मुझे डरा ही दिया। कम से कम होटल में ही बात कर लेते यार। अब उस आदमी को भी यही लग रहा था कि शायद उसको एक गलतफहमी हुई है और एक गलतफहमी का शिकार आदमी को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही परेशान होता है। इसलिए उसने माहौल को थोड़ा हल्का किया और कहा, चलो अभी कोई बात नहीं, लेकिन भाई आगे से ध्यान रखना, ऐसे ही किसी को डरा मत देना। तभी युवराज ने उसे दूसरी बार माफी मांगते हुए कहा, जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है और आइंदा ऐसा मैं नहीं करूंगा। युवराज को भी लग रहा था कि उसने गलती कर ली है। अगर
सामने वाले की जगह पर कोई और गुस्सेल या खड़ूस आदमी होता तो शायद वो उसके साथ लड़ाई करता, लेकिन वो आदमी बड़ा ही पोलाइट था, इसलिए उसके साथ उसने कोई लड़ाई नहीं की और उसको जाने दिया। जैसे ही युवराज ने माफी मांगी, उस आदमी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। लेकिन युवराज अपने आप में यही सोच रहा था कि ये था क्या, ये कोई संकेत था या कोई चाल। उसका दिमाग बार बार इसी चीज को सोचे जा रहा था। वो भरोसा नहीं कर रहा था कि ये उसके साथ हो क्या गया। तभी वो अपनी गाड़ी में आया और उसने गाड़ी स्टार्ट की और कंपनी की ओर निकल गया। सड़कों पर अभी भी वही रात का सन्नाटा था, लेकिन युवराज के दिल में एक नया तूफान खड़ा हो गया था। वो अभी भी परछाई उसका पीछा तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसके अतीत के पीछे जैसे कोई आ ही रहा था। उसके मन में सवालों के सवाल उमड़ गए थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उसके पास था नहीं। वहीं उधर कैपिटल होटल में जैसे युवराज अचानक वहां से निकल कर आया था, चंदन, ईशांक और आभास थोड़े से घबरा गए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि युवराज की बात थी और तो उनकी आदतें सबको मालूम थी। वो जो करता था सोच समझ कर करता था। तीनों ने सोचा कि शायद उसको कोई काम याद आ गया होगा और अब वो तीनों अपना बचा हुआ खाना खत्म करने में लगे हुए थे। वो फिर से अपने खाने में मगन हो गए थे। खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। प्लेट में पनीर टिक्का, बटर नान, दम आलू, वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता, सबकी महक वहां पर फैली हुई थी। सब कुछ जैसे उनकी थकान और उलझनों को कुछ पल के लिए तोड़ गया था। आखिरकार जैसे ही सबका खाना समाप्त हो गया, मीठे से गुलाब जामुन और काजू कतली भी वहां पर परोसी जा चुकी थी। चंदन ने हाथ साफ करते हुए वेटर को इशारा किया, बिल। तभी वेटर मुस्कुराते हुए बोला, जी सर, 1 मिनट। उसके बाद वेटर तुरंत काउंटर के पास गया, बिल उठाया और वहां पर लेकर टेबल पर ले आया। चंदन ने अपने जेब में हाथ डाला। वो अपना वॉलेट निकालने जा रहा था, लेकिन उसके हाथ हवा में ही टहलते रह गए। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो बार बार अपनी दोनों जेब टटोलता जा रहा था, सामने की, आगे की, पीछे की, शर्ट की, लेकिन उसे अपना वॉलेट नहीं मिल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका वॉलेट आखिर कहाँ चला गया। ईशांक और आभास भी चंदन की तरफ देख रहे थे। उनको भी पता लग गया था कि शायद चंदन के पास अभी उसका वॉलेट नहीं है, या तो वो कहीं गिर गया होगा या फिर वो कहीं छूट गया होगा। तभी वो कुछ कहने ही वाले थे, चंदन ने उनकी ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा, यार भाई, मुझे लगता है मेरा वॉलेट कंपनी में रह गया। क्या तुम लोग बिल पे कर दोगे? मैं तुम्हें कंपनी जाकर लौटा दूंगा। तभी ईशांक ने सोचा कि ये तो क्या ही बड़ी बात है, और वो अगर खाने का बिल भर भी देंगे तो वापसी लेने की भी तो कोई बड़ी बात नहीं। तभी ईशांक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ चंदन भाई, क्यों नहीं, मैं कर देता हूं। और जैसे ही उसने फुर्ती से चंदन के हाथ से वो बिल लिया, उसके निगाहें जैसे ही बिल की रकम पर पड़ी, उसकी चिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आंखें एक क्षण को वही उस पेमेंट पर स्थिर हो गई थी। उसने महसूस कर लिया था कि ये तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अभी अभी उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो पैसे दे देगा, लेकिन इतने पैसे वो देगा कैसे? उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो बेचारा तो अभी 2 दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन किया था। उसके पास अभी पहले कोई नौकरी भी नहीं थी, ना ही इतनी कोई सेविंग थी। कर भी क्या सकता था? तभी उस रकम को देखकर उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ये इतना बिल? भाई, मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है। चंदन और आभास दोनों उसकी तरफ देखने लगे। आभास ने बिल झपट कर देखा तो उसका भी चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, क्योंकि बिल ही इतने का बना था। 25,000 रुपए का बिल खाने का, ये वो कैसे अफोर्ड कर सकते थे? उनको तो लग रहा था कि शायद 5-6 हजार रुपए होंगे और वो इजीली इतना रुपए दे भी सकते थे, लेकिन 25,000 रुपए 4 लोगों को खाना वो कैसे अफोर्ड कर सकते थे? उनके पास, बेचारों के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तभी आकाश ने ईशांक की आंखों में देखा। वो उसे जानना चाह रहा था कि उसके पास कितने पैसे हैं,
लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में उसे दिखाई दिया कि उसके पास तो इसके चौथाई हिस्से के भी पैसे नहीं, वो कैसे पे करेगा। आभास को लग गया था कि अब वो पे नहीं कर पाएंगे। तभी आभास ने गहरी सांस ली और चंदन से कहा, चंदन भाई, इतने रुपए तो शायद हम दोनों मिलकर भी नहीं पे कर पाएंगे। अभी तो हमारी जॉब शुरू हुई है, वो पहली सैलरी भी नहीं मिली। मुझे लगता है कि शायद हमने होटल बहुत महंगा चुन लिया। अब तीनों काफी परेशान थे और उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। युवराज वहां से चला गया था। चंदन का वॉलेट उसके पास था नहीं। ईशांक और आभास के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी पास में एक खड़ा वेटर जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, उसे लग गया था कि ये तीनों के पास देने के लिए पैसे नहीं है। अब वो क्या करेंगे। एक बार के लिए तो वेटर को लगा कि शायद तीनों ड्रामा कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है होटल में जाकर लोग ड्रामा करते हैं आपस में ही कि उसके पास इतने नहीं है, और फिर वो होटल वालों से कुछ कंपनसेट करते हैं कि सिर्फ उनके पास इतने पैसे हैं और उसी में काम चला ले, अगली बार आएंगे तो दे देंगे। वेटर बहुत समझदार था और ये होटल भी बहुत बड़ा था, तो वेटर सब वेल एजुकेटेड थे। उनको पता था कि शायद ये लोग अभी कोई ड्रामा करके कंपनसेट करने के लिए कहेंगे। तभी वेटर ने कहा, देखिए आप लोग नौटंकी ना करें और जल्दी से पेमेंट करवा दें, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही आभास, चंदन और ईशांक ने पुलिस का नाम सुना, उनके चेहरे पर भी शिकन आ गई थी। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। तभी चंदन ने कहा, भाई देखो, हम कोई ठग नहीं है। हमारे साथ जो आए थे वो पेमेंट करते, लेकिन उन्हें कोई इमरजेंसी में जाना पड़ा। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस चलिए, हम वहीं से पैसे दे सकते हैं। लेकिन वेटर जानता था कि अगर वो उनके साथ जाएगा तो क्या पता ये लोग गुंडे मवाली हों, वहां जाकर उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या फिर उसको मार दे। वो ऐसा कर भी नहीं सकता था। ऐसा कोई प्रोटोकॉल भी नहीं था कि खाना खाने के बाद ही लोग उसको अपने साथ लेकर जाए और अपने घर जाकर पैसे दे। वेटर ने फिर से सख्त आवाज में कहा, देखिए पेमेंट तो आपको यहीं पर करना होगा और आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो हमें आगे की कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। अब क्या करेंगे ये लोग? क्या वो युवराज को कहेंगे पेमेंट करने के लिए या फिर चंदन कोई और जुगाड़ लगाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें। दोस्तों, 535वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उन तीनों का चेहरा देखकर वेटर को समझ में आ गया था कि उनके पास पैसे नहीं है। तभी उसने झुंझला कर कहा, देखिए ऐसा मत कीजिए, आप लोग पैसे दे दीजिए, नहीं तो मजबूरन हमें अब पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। और आप क्या कह रहे हैं कि आप के साथ चलें? आप ही बताइए कि हम हर किसी के साथ उनके घर पर पैसे लेने के लिए जाएंगे तो हमारा होटल कैसा चलेगा? आप लोग जल्दी से पे कीजिए, नहीं तो देखो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। वेटर की तेज आवाज और तीखे शब्द अब आसपास के टेबल तक पहुंच चुके थे। कुछ लोग बैठे हुए थे और तभी होटल का मैनेजर वहां आ गया। एक लंबा और सधा हुआ आदमी जिसकी आंखों में अनुभव की चमक और चेहरे पर शांति थी। उसने आकर पूरे घटनाक्रम को देखा, फिर चंदन, ईशांक और आभास तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने बेहद शांत स्वर में पूछा, क्या दिक्कत है? वेटर ने उसकी तरफ मुड़कर पूरे घटनाक्रम को बता दिया, लेकिन उसका अंदाज अभी भी अलग था। मैनेजर ने अपनी गहरी आंखों से तीनों की आंखों में झांका, जैसे वो उनकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल के बाद उसने नपे तुले शब्दों में कहा, सॉरी सर, हम आपको ऐसे बिल पे किए बिना जाने नहीं दे सकते। मैं सिर्फ आपको एक फेवर दे सकता हूँ। आप किसी फ्रेंड या रिश्तेदार को बुला लीजिए जो आपका बिल पे कर सके। मैं आपको 30 मिनट का समय देता हूँ, नहीं तो मुझे देखो एक्शन तो लेना पड़ेगा। हम लोग 30 मिनट इंतजार कर सकते हैं। और उसके बाद वो वहां से चला गया। तीनों के तीनों चुप हो गए। वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। होटल के चमचमाते फर्श पर उनके जूते जैसे फिसल रहे थे। उनकी निगाहें किसी गुनहगार को घूर रही थी। तभी ईशांक ने असहाय स्वर में कहा, चंदन भाई, आप ही बताओ क्या करें? आप ही कुछ कर सकते हो। चंदन ने लंबी सांस ली और कहा, देखो
कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। अब तो शायद मुझे युवराज भाई की मदद लेनी ही पड़ेगी, और कर भी क्या सकते हैं। चंदन तो बस यही टालने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो इतने छोटे सी बात को युवराज को बताए, इस बात में युवराज को लेकर आए। वो चाहता था कि मामला यही से रफा दफा हो जाए और युवराज तक इस बात की भनक ना लगे, क्योंकि युवराज के पास और भी बहुत सारी टेंशन थी, और अगर उसे पता चलता कि ये होटल में ऐसे ऐसी बातें हो गई है तो उसको ये बर्दाश्त भी नहीं होता। यही सोचते हुए चंदन ने अपना मोबाइल निकाल लिया और युवराज को कॉल करने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। दिल में डर था कि कहीं युवराज ने अगर फोन ही नहीं उठाया तो कहीं अगर वो बाहर गया हुआ होगा तो क्या करेगा। इधर युवराज अपनी कार में धीरे धीरे ऑफिस की ओर ही जा रहा था। उसके मन में अब भी वही चेहरा घूम रहा था जिसे उसने होटल की लॉबी में देखा था। उसे यकीन था कि वो आदमी वही है जिसने वो सालों पहले खुद अपने हाथों से मारा था, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता था? उसे ये कैसे दिखाई दे सकता था? वो बार बार आदमी के चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें, चाल, कपड़े, सब कुछ वैसा। फिर अचानक वही शक की लकीरें। क्या वो सच में एक सपना ही था? उसका दिमाग इसी उलझन में उलझा हुआ था। तभी उसका फोन बजने लगा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। तुरंत उसने अपना फोन हाथ में उठाया और देखा कि चंदन कॉल कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंदन उसे कॉल क्यों कर रहा है। तभी उसने फोन रिसीव कर लिया और उठाते ही पूछा, हाँ चंदन, क्या हुआ? उधर से चंदन की आवाज आई, युवराज भाई, थोड़ी मुसीबत है। हम लोग, दरअसल यह है कि उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी और घबराई हुई भी थी। युवराज को लगा कि कहीं उस आदमी के लोग वहां होटल में तो नहीं थे, कहीं उन लोगों ने उन तीनों पर कोई हमला तो नहीं कर दिया। उसके दिमाग में तो बस यही बातें चल रही थी। लेकिन तभी युवराज ने उसकी बात काटते हुए पूछा, चंदन, आराम से बताओ क्या बात है। चंदन की आवाज भी घबराई हुई थी। तभी उसने कहा, भाई, बिल का पैसा नहीं है। मेरा वॉलेट भी शायद कहीं गिर गया। ईशांक और आभास के पास भी कुछ नहीं। जैसे युवराज ने बिल का नाम सुना, उसका त्योरियां चढ़ गई। उसने ये सोचा नहीं था कि चंदन उसके पास एक छोटे से बिल के लिए कॉल करेगा, लेकिन अब को कर भी क्या सकता था। तभी उसने माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश की और चंदन से कहा, अरे चंदन, तुम भी यार, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं। और हाँ, मुझे भी पता है ईशांक और आभास के पास, बेचारों के पास कहां से पैसे होंगे। अभी तो उनकी जॉब लगी है और इतने महंगे होटल का बिल कहां से दे पाएंगे। चलो इन बातों को छोड़ो, मैं भी यहीं होटल में आ जाता हूँ। जिस काम के लिए निकला था वो तो हुआ भी नहीं। चलो मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 15 मिनट का नाम सुनकर चंदन की सारी टेंशन दूर हो गई। तभी उसने कहा, हाँ भाई, जल्दी आ जाइए। इतना कहकर उसने अपने कार को यू टर्न मारा और तुरंत होटल कैपिटल की ओर निकल पड़ा। उसने स्पीड बढ़ा दी थी। चेहरे पर अब उस पुराने अतीत की परछाई नहीं थी, बल्कि सामने उसका एक अलग ही संकल्प था। उधर होटल में तीनों को थोड़ा चैन मिल गया था। नजरें और माहौल उनकी तरफ थोड़ा सा तनाव कम हो गया था। मैनेजर बार बार अपने घड़ी की ओर देख रहा था। वेटर अब भी दूर से तमतमाता हुआ उन्हें ही घूर रहा था। वो बस लगभग समय बीतने का इंतजार कर रहे थे कि कैसे आधा घंटा बीत जाए और वो लोग पुलिस को बुला ले। कुछ ही समय में होटल का मैनेजर फिर से आया और उसने कहा, देखिए, आपके पास 10 मिनट बाकी है। आपको जो भी करना है जल्दी से करिए, नहीं तो आपको पता ही है। उसने फिर से कहा। चंदन ने घड़ी की तरफ देखा। हर सेकंड हर एक बोझ की तरह लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब कुछ भी नहीं होने वाला और उनसे पहले ही युवराज वहां पर आ जाएगा। तभी कुछ ही मिनट हुई थी, युवराज की चमचमाती हुई पोर्शे जीटीएस वहां पर आ गई। युवराज तेजी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर आ गया। उसकी चाल तेज थी और चेहरे पर गुस्सा भी था। वो सीधे होटल के अंदर आया। उसने अपने पर्सनली ऐसे करिश्माई आभा थी। लॉबी में मौजूद कुछ लोग पलटकर उसकी तरफ देखने लगे। मैनेजर और वेटर दोनों ही उसकी ओर बढ़े। युवराज ने चंदन की ओर एक नजर देखा और फिर सीधे मैनेजर से कहा,
बिल लाइए। मैनेजर ने वेटर की ओर इशारा किया। उसने झट से बिल युवराज को दे दिया। युवराज ने बिना पलक झपकाए अपने जेब से ब्लैक कार्ड निकाला और वेटर की तरफ बढ़ा दिया। वेटर ने कार्ड लेकर मशीन में स्वाइप किया और कुछ ही क्षण में बिल का भुगतान हो गया। लेकिन मैनेजर ब्लैक कार्ड को देखकर कुछ और ही सोच रहा था। उसने ये महसूस कर लिया था कि ये आम इंसान नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हालांकि ब्लैक कार्ड आसानी से किसी के पास होता नहीं था। अगर युवराज के पास है तो सच में कोई बड़ा ही इंसान होगा। तभी मैनेजर ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सर, आशा है कि ऐसा अगली बार नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। युवराज ने भी ठंडी निगाह से उनकी ओर देखा और कहा, अगर मेरी टीम के साथ कोई बदसलूकी हुई है तो अगली बार सिर्फ पैसे नहीं, तुम लोगों का और कुछ भी देना पड़ेगा। तभी उसने तीनों को साथ कहा, चलो चलते हैं। तीनों उसके साथ वहां से बाहर निकल पड़े, गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही चंदन ने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा, भाई क्या हो गया था, आप अचानक चले कहां गए थे? युवराज की आंखें फिर से वही गहराई लिए थी जिसमें ना जाने कितने रहस्य छिपे थे। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैंने उसे देखा था चंदन, उसी को, आईडी वाले को, जिससे हम सबका अतीत जुड़ा है। ये सुनते ही चंदन के भी कान सुन हो गए थे। उसे यकीन नहीं था कि उसने क्या सुन लिया है। तभी उसने हैरान होते हुए कहा, लेकिन वो तो। युवराज ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे अपने हाथों से मारा था, लेकिन आज वही चेहरा, वही चाल, वही आंखें, मुझे पूरा विश्वास है मैंने आज उसको ही देखा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अंदर का वातावरण फिर से भारी हो गया था। युवराज के साथ साथ चंदन भी अब गहरी सोच में डूब गया था। वो यही जानने की कोशिश कर रहा था कि वो बच कैसे सकता है। ईशांक और आभास युवराज और चंदन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन उन्हें भी कुछ कुछ समझ आ रहा था कि युवराज और चंदन किसी अपने पुराने दुश्मन की बात कर रहे होंगे। वैसे भी ऑफिस में सबको पता चल गया था कि युवराज और बाघ को घर पर किसी ने उन पर हमला किया है। तभी चंदन ने धीमे स्वर से युवराज पे पूछा, तो फिर हुआ क्या? युवराज ने तुरंत आगे की कहानी बतानी शुरू की और कहा, मैं तुरंत उसके पीछे गया था, लेकिन जब तक मैं पहुंचा वो गाड़ी लेकर निकल चुका था। मैंने उसका पीछा किया, हर एक मोड़ पर मैंने उसकी गाड़ी से नजर नहीं हटाई, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी रुकी और मैं उसके पास पहुंचा, मैंने देखा कि वो आदमी वो नहीं है, लेकिन उसकी चाल, हाव भाव वैसे ही थे। चंदन भी यही सोचे जा रहा था, अगर वो इंसान मरा नहीं है तो अब वो क्या करेगा? वो जो युवराज पर हमला कर रहा है, क्या वो वही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो युवराज से बदला लेने के लिए वापस आ गया हो? दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसा कौन इंसान होगा जो युवराज से बदला लेने के लिए आया होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को एक शेयर जरूर करना, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना।